अब आपने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया। अब जिस हमने शुरुआत करी थी कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है, तो ये देखिए कंप्यूटर तो खुद ही आ गया है हमको ये बताने के लिए कि कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, कंप्यूटर के उपयोग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, वैसे उपयोग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला है वैज्ञानिक उपयोग, फिर है वाणिज्य एवं व्यापार में, और उसके बाद आता है शिक्षा में। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों, वैज्ञानिक उपयोग की अगर हम बात करें तो जितने भी विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, इसके अलावा मौसम से संबंधित जानकारियाँ, कि कब बारिश होगी नहीं होगी, जो ये प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी की जाती है मौसम विभाग की ओर से, कल धूप निकलेगी कि कल बारिश होगी, या यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं, यहाँ पे ये होने वाला है। तो जो इस तरह की जो खबरें होती हैं, जिस तरह की आपको न्यूज़ मिलती है, वो कैसे मिलती है? वो इसी कंप्यूटर के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे मौसम विभाग हुआ, या इनमें जितनी भी जो नई नई चीज़ें आपको निकल के आती हैं वो कंप्यूटर्स के उपयोग द्वारा ही संभव है। इसके अलावा अंतरिक्ष में कौन सा आपको कभी पता चलता है अरे उल्का पिंड आने वाला है, ये इस तरह की न्यूज़ आती है, या कभी आपको पता चलता है कि नई नई चीज़ें हो रही हैं, एक नया मिसाइल छोड़ने वाले हैं, या कुछ इस तरह की जो इतने भी है, ये ग्रह पास आ गया। तो जो इस तरह की न्यूज़ होती हैं वो पता चलती है कंप्यूटर के द्वारा ही। तो जितने भी अनुसंधानिक क्षेत्र हैं, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो नाभिकीय हो, यहाँ तक कि आज की डेट में चिकित्सा का क्षेत्र हो, जहाँ की महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर्स का। फिर हम बात करेंगे वाणिज्य एवं व्यापार की। ये जैसे मैंने भी आपको बहुत अच्छे से समझाया, सेल्स और प्रोडक्शन वाली बात, कि आज की डेट में जितना भी क्या सेल हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य कंप्यूटर कर रहा है, जिसने हमारे कार्यों को बहुत ही आसान बना दिया है। और तीसरा है शिक्षा। अब ये तो बच्चों आज आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो एक क्रांति आ गई है, और जिसका ये एक स्पष्ट उदाहरण है, प्रदर्शित आपको हो रहा है कि कंप्यूटर के आने से शिक्षा जगत में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और ये कंप्यूटर ही है कि आज मैं और आप, हम सब आमने सामने इस तरह से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, और जो किताबें आपकी पाठ्य पुस्तकों में जो था लिखा, वो आज सामने आप उसको देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव हुआ है सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा। इसी तरह से बच्चों कंप्यूटर के अन्य कार्य भी हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। कंप्यूटर से फ़ोटोकॉपी करना, फोटोग्राफी, फ़ोटो निकालना, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योगों आदि में भी आज इसका प्रयोग हो रहा है। अगर हम बात करें कि आपने तो ये देखा ही होगा कि डाक खाने हुए, बैंक हुए, इसके अलावा जैसे हम टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो या फिर ट्रेन का हो, चाहे बस के हो, आज हर जगह के टिकट आप चाहें तो घर से बैठ के इंटरनेट के द्वारा हाथों हाथ उसको तुरंत बुक कर सकते हैं। तो जो ये सारे कामों के लिए आपको जाना पड़ता था, उन कामों को क्या हुआ, कंप्यूटर ने इतना आसान बना दिया है कि कम समय में हम इन कामों को कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो फ़ोटो खींचना हो, चाहे फ़ोटोकॉपी निकालना हो, और कोई भी ऐसे जितने भी काम हो, यहाँ तक कि अब ट्रीटमेंट हो किसी का, इन सारे कामों में आप देखेंगे कि कंप्यूटर का एक अहम रोल है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की उपयोगिता की। तो ये तो हमने भी देखा, लेकिन अब यहाँ बात आती है कंप्यूटर इन अ डेली लाइफ। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जैसे अभी स्कूलों में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। ये आपके रिजल्ट्स बनाना, आपके एग्ज़ाम पेपर्स देखना, और ये सारी चीज़ें जितने भी हैं काम, यहाँ तक कि बच्चों को भी अब आप सबको भी सिखाया जाता है। तो हर जगह आप जहाँ भी देखिए कंप्यूटर हमारे शिक्षा के जगत से दूर नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर के बगल में भी ये एक डिवाइस खुली हुई है। अब मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बताइए ज़रा मुझे। बिल्कुल सही, ये है कंप्यूटर। इसके अलावा ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च, जैसे मैंने बोला था आपको, अनुसंधान के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में। हम सिर्फ गणना और अनुसंधान, वैज्ञानिक और यही सब नहीं कर रहे हैं, काम के अलावा हमारे मनोरंजन का कार्य भी कंप्यूटर कर रहा है। आप इससे गाने भी सुन सकते हैं, आप अच्छी अच्छी अपनी मनपसंद इससे फिल्में भी देख सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, आप कार्टून भी देख सकते हैं, यानी कि हमारे मनोरंजन का पूरा कार्य भी हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट यानी कि सरकार के हमारे जो आंकड़े हैं
कितनी जनगणना है और क्या है, ये जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हमें फाइलों में, कागजों में एक जगह रखना संभव नहीं होता है, उनको हम आसानी से कंप्यूटर के द्वारा एक जगह संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ये स्पोर्ट्स है, हॉस्पिटल है और वेदर यानी कि वही मौसम विभाग, ये तरह तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पे कंप्यूटर को हम उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाइनरी प्रणाली क्या होती है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसको मैंने बोला था आईसी, केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है और इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। तो 0 से 1 का ही प्रयोग किया जाता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। यानी कि जितने भी कंप्यूटर में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों और को हम 0 से 1 के द्वारा ही अंकित करते हैं। और बाइनरी प्रणाली संख्या के प्रत्येक अंक को हम क्या कहते हैं, बिट। इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा, बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। तो ये है बाइनरी प्रणाली, जिसकी मैंने आपसे बहुत शुरुआत में डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाते समय आपसे मैंने बताया था कि वो केवल मशीनी भाषा यानी बाइनरी कोड्स में ही हम उसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये है बाइनरी प्रणाली, जिसमें का मतलब है कि हम उसमें 0 से 1 का ही प्रयोग कर सकते हैं और उसमें प्रयोग होने वाले हर अंक को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बिट। तो अब बच्चों आप बाइनरी प्रणाली समझ चुके हैं, चलिए हम फटाफट इसे देख लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हम इधर से शुरू करेंगे। एक निबल में कितने बिट होते हैं आप देख सकते हैं, सामने आगे होते हैं 4 बिट। इसी तरह से एक बाइट में होते हैं 8 बिट। इसे आपको ध्यान से देखना है इन दोनों को। एक बाइट में होता है 8 बिट और इसके अलावा 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। ये 2 आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसका मान बढ़ता जाता है, यानी ये इससे बड़ी वैल्यू और ये इससे बड़ी वैल्यू। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट्स। इसी तरह से 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और फिर लास्ट में सबसे बड़ी जो यूनिट आ गई, सबसे बड़ी 1 टेराबाइट, इसमें होते हैं 1024 गीगाबाइट्स। तो इस तरह से बच्चों ये टेबल है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, आपको इससे ध्यान से देखना है और इसको समझकर याद भी करना है। तो बस बच्चों आपको यहाँ पे 2 मेन है, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट और 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, जो इसमें मुख्य रूप से हैं। इसके बाद आप इसी के आधार पे बाकी यूनिट्स को भी समझ लेंगे।